नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 68 में आपका स्वागत है। यह एमसीक्यूज यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी DSSB यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार किसने कहा? तो दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार किसने कहा है? सेलिंग ने। ठीक है, और दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार इन्होंने कहा क्यों, ये देख लीजिए। अनौपचारिक सरकार का मतलब होता है कि जिसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं होता कि इसको ग्रहण करने के पहले हमको शपथ ग्रहण करना है, ठीक है, पूरा चार्टर नहीं होता। लेकिन दबाव समूह का काफ़ी प्रभाव होता है सरकार में, ठीक है। यानी हमको कौन सा कानून बनाना है, ये समाज के हित में है या अहित में है, जनता इसको पसंद करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? दबाव समूह करता है। दबाव समूह का मतलब जैसे विपक्ष के लोग हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही सरकार ने कोई ऐसा कार्य करना शुरू किया, दमनकारी कोई नीति लाई और सरकार को जनता को कोई नुकसान हुआ उससे, तो दबाव समूह तुरंत उनसे प्रश्न करने लगती है और उनकी नीतियों की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करती है, आंदोलन करती है, जनता का सहयोग करती है आंदोलन करने में, ताकि जो वर्तमान सरकार है वो अपनी उन नीतियों को वापस ले लें। तो दबाव समूह जो है वो सरकार पर दबाव बनाती है, ठीक है। तो ये अनौपचारिक सरकार की तरह कार्य करती है ये भी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संभाव्य समूह या अर्ध समूह की चर्चा किसने की? तो जिन्सबर्ग ने। सबसे पहले अर्ध समूह की चर्चा की थी जिन्सबर्ग ने। और अर्ध प्राथमिक समूह की चर्चा किसने की थी? वो थे CH कूले, ठीक है। अब देखिए अर्ध समूह का मतलब क्या होता है। अर्ध समूह का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जो पूरी तरह से संगठित नहीं होता, ठीक है। यानी समूह के सदस्य तो हम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें संगठन नहीं होता, एकता नहीं होती, एक दूसरे को जानते नहीं हैं और एक संगठित होकर जो कार्य करना होता है वो नहीं कर पाते वो समूह के लोग। जैसे मान लीजिए स्त्री समूह की बात की जाए तो सभी स्त्रियों को हम नहीं जानते, केवल कुछ ही स्त्रियों को जानेंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर पुरुषों की बात की जाए, पुरुष समाज की, तो सभी पुरुषों को सभी लोग नहीं जानते, ठीक है। उसी तरह से और भी लोग हो गए, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, तो स्टूडेंट्स को भी सभी लोग नहीं जानते, ठीक है। यानी सारे स्टूडेंट्स को नहीं जानते, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, फिर भी वो यदि नाम लिया जाएगा कि हाँ इस क्लास के स्टूडेंट्स, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो उसी तरह से होता है कि अर्ध समूह में लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पारस्परिक जागरूकता नहीं होती, संगठन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस समूह के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ई शासन की क्या विशेषताएं हैं? तो ई गवर्नेंस जो वर्तमान परियोजना चल रही है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। पहला है कि नागरिकों की सेवाओं हेतु उठाया गया कदम राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के तहत। तो ये जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के तहत नागरिकों की सेवा हेतु उठाया गया कदम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर SC ST एवं महिलाओं को IT प्रशिक्षण दिया जाता है। तो IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण जो है ई गवर्नेंस के अंतर्गत दिया जाता है कि आपके ये अधिकार हैं, ये कर्तव्य हैं और इन चीज़ों के अंतर्गत आपको केस करना होगा यदि कोई आपको परेशान करता है, ठीक है। तो अलग अलग कानूनों के तहत उनको जानकारी दी जाती है किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर C है कि इसका उद्देश्य व्यक्तियों को साक्षर कर उनका जीवन स्तर सुधारना है। तो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था उनको दी जाएगी, जब उसकी जानकारी उनको दी जाएगी, तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा, साक्षर बनेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी बातें जो हैं वो ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिंग देह की अवधारणा संबंधित है। तो लिंग देह की अवधारणा किससे संबंधित है? सूक्ष्म शरीर से है कि स्थूल शरीर से है कि बृहद शरीर से, कि कोई नहीं? तो लिंग देह जो होता है ये सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सांस्कृतिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी? तो सांस्कृतिक भौतिकवाद की अवधारणा जो है मार्विन हैरिस ने दी थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि जॉनसन महोदय ने धार्मिक कृत्य की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो जॉनसन ने धार्मिक कृत्य की 6 विशेषताएं बताई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि चिन्मय मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिन्मय मिशन की शुरुआत हुई थी 1953 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सांप्रदायिकता जैसी गंभीर समस्या की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो सांप्रदायिकता को आप जानते ही हैं कि जो अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, अपने अपने धर्म का वर्चस्व वो बनाए रखना चाहते हैं, अपने ही धर्म का भला चाहते हैं, दूसरे धर्म का भला नहीं चाहते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
ये सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, तो ये किस समय पैदा हुई थी? ब्रिटिश काल में हुई थी, मध्यकाल में हुई थी, प्राचीन काल में, या फिर आधुनिक काल में? तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आधुनिक काल में हुई थी, जबकि ये ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, किसने कहा? तो कला जो है वो आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है, इसलिए ये कोटेशन आ सकता है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का कोटेशन है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्रदान करना ही शिक्षा है। किसने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्रदान करना ही शिक्षा है? तो कौन है वो? बोगार्डस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी, और ये आपकी आंसर की है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। और मेरा चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।